आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। आईएएस ऑफिसर कैसे बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे बने, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है और डिटेल सिलेबस कैसे होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसा होता है, इंटरव्यू कैसे होगा और आपका जो सैलरी है कितना होगा। तो डिटेल तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को संपूर्ण देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आपके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप लोगों के लिए लिखा यहाँ गया है। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, 10th का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम +2 का, उसके बाद +2 आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि 12th का एग्जाम आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई सा भी स्ट्रीम में आप लोगों को करने से चलेगा, जैसे कि आप लोग साइंस में कर सकते हैं, आर्ट्स में कर सकते हैं या फिर कॉमर्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करके भी आप लोग क्या करते हैं ना, एलिजिबल हो सकते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को +2 के बाद ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। +3 का मतलब होता है क्या ना, ग्रेजुएशन। तो आप लोगों को ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई सा भी एक स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई सा भी स्ट्रीम में आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो 10th, उसके बाद +2, उसके बाद +3 का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा आईएएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें पहले तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्जाम कितना रहता है, परसेंटेज। तो यहाँ पर कोई भी परसेंटेज एक्चुअली मैंडेटरी नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम 50% ऑफ एलिजिबल मार्क रखा गया है और 45% का आपके लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रखा है, जैसे कि SC ST OBC, इनके लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% का मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है, मतलब एंट्रेंस देने के लिए। ठीक है, 50% होता है जनरल कैटेगरी के लिए, आप लोगों के एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को +3 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, यूपीएससी जो एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको, उस एग्जाम को आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, इसका डिटेल तथ्य हम लोग आगे कुछ देखेंगे, समझेंगे कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कैसे उसका इंटरव्यू होता है, कैसे नेगेटिव मार्किंग होता है, कैसे डिटेल सिलेबस है। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। तो पहले तो यूपीएससी एग्जाम आप लोगों को कंप्लीट करना है अगर आप लोगों को आईएएस बनना है या फिर डीएम बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। ठीक है, तो पहले यूपीएससी एग्जाम देने के बाद आप लोग आईएएस बन सकते हैं या फिर उसके डिफरेंट ब्रांचेस सब है। इंडियन पुलिस सर्विस बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस एंड अदर जॉब सब है, जैसे कि इंडियन फाइनेंस सर्विस गए, और भी बहुत सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जॉब है। तो सबसे ऊपर आता है आईएएस का पोजीशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो पहले तो उसके बाद हम लोग सिलेबस को देखेंगे। चलिए देखते हैं सिलेबस कैसे है। पहले तो यूपीएससी एग्जाम डिटेल्स भी समझ लेते हैं। पहले तो यूपीएससी का जो एग्जाम डिटेल्स होता है उसको कॉन्टैक्ट कौन करता है ना, यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, upsc.gov.in करता है। तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है। एंड एज लिमिट कितना है ना, 21 to 30 ईयर्स ऑफ रहता है एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी, अर्थात आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं तो 21 से 32 ईयर्स का आप लोगों का एज लिमिट रहता है। और एज रिलैक्सेशन एज पर रिजर्व कैंडिडेट, अर्थात SC ST SC BC तो इत्यादि के लिए रिजर्वेशन भी रहता है। वुमेन कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन रहता है, 5 ईयर्स का जनरल रिजर्वेशन रहता है। PWD कैंडिडेट के लिए भी ज़्यादा रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, आईएएस एग्जाम पैटर्न का 3 पैटर्न है। ठीक है, पहला तो प्रीलिम एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद मेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। तो चलिए डिटेल इस जो एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आता है हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात आप लोगों के लिए जो यूपीएससी एग्जाम है, उस यूपीएससी एग्जाम का जो पहला स्टेज होता है यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स आप लोगों को पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला तो होता है यूपीएससी का जो प्रीलिम एग्जाम में 2 स्टेज होता है। एक होता है पेपर 1
एक होता है जनरल स्टडीज का पेपर 2। ठीक है, तो पहले तो पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडीज का पेपर 2, वो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर, अर्थात आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 80 मार्क का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का टोटल मार्किंग होता है। ठीक है, उसको आप लोगों को पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा आप लोग जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए। उसके बाद जनरल स्टडी पेपर 1 जो होता है वो होता है मेरिट रैंकिंग नेचर, अर्थात आप लोगों का रैंक निर्धारित करने के लिए जनरल स्टडीज पेपर 1 आपके लिए मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 200 मार्क का मैक्सिमम मार्किंग होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है। नेगेटिव मार्किंग कैसे रहता है उस चलिए देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग में पहले तो आता है जनरल स्टडीज 1 में आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है। क्वेश्चंस के हिसाब से ही आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे कि 100 मार्क आप लोगों का क्वेश्चन है जनरल स्टडीज 1 के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा कैलकुलेशन करके 0.66। ठीक है, जनरल स्टडीज 2 के लिए आप लोगों का 80 क्वेश्चन अवेलेबल है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करने से आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग 0.83 का बैठता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से नेगेटिव मार्किंग करा जाएगा, अर्थात आप लोग अगर एक गलत क्वेश्चन का एक गलत आंसर देते हैं तो आप लोगों के लिए 0.66 मार्क डिडक्ट होगा जनरल स्टडीज 1 के लिए, 0.83 मार्क डिडक्ट होगा जनरल स्टडीज 2 के लिए। ठीक है, क्लियर हो गए। तो उसके बाद देखते हैं जो मेंस नेक्स्ट स्टेप के लिए, मेंस में जो एग्जाम आता है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया आता है यूपीएससी मेंस के लिए, अर्थात आप लोग आईएएस का जो सेकंड स्टेज आ गए हैं, सेकंड स्टेज में आप लोगों को मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी का मेंस बोला जाता है। तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे पेपर देखना पड़ते हैं, जैसे कि पहला होता है क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर। तो इसमें 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेचर वाले, जैसे कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज रहता है, और इसमें कौन से लैंग्वेज हैं उसको भी मैं आखिर में दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो भी कंपलसरी इन नेचर रहता है और क्वालिफाइंग नेचर रहता है। हर एक एग्जाम के लिए, हर एक पेपर ए पेपर बी के लिए 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है और 300 मार्क का एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद पेपर 1 के लिए ये जो होता है नेचर मेरिट रैंकिंग, अर्थात आप लोगों का जो मेरिट निकलेगा, जो आपका जो मेरिट लिस्ट निकलता है, वो मेरिट लिस्ट में ये सब काम आएगा। कौन से ना एसए आता है, जनरल स्टडीज 1 2 3 4, उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो उसमें आप लोगों के लिए ऑप्शनल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे आगे। चलिए, तो पहले तो आप लोगों को ये जो मेरिट रैंकिंग नेचर है, एसए जैसे कि 3 घंटे का होता है, 250 मार्क का एग्जाम होता है। जनरल स्टडीज 1 2 3 4 हर कोई 3 घंटे का होता है और 250 मार्क का एग्जाम होता है। उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर 1 2 भी होता है वो भी 3 घंटे का होता है और 250 मार्क का होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर स्टेज 2 कंप्लीट करते हैं तो आप लोग किस में आते हैं ना, स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब होता है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका आता है, और वो कितने मार्क का होता है ना, 275 मार्क का आता है। इंटरव्यू के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो 275 मार्क आता है टोटल आप लोगों के लिए। 2025 मार्क, अर्थात जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है उसमें 2025 मार्क का एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आप लोग जो हमारा यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल पेपर होता है। आप लोगों को दिखाया है अभी आप लोगों के लिए ऑप्शनल पेपर कैसे आता है। तो ऑप्शनल पेपर में आप लोगों के लिए ये बहुत सारे पेपर अवेलेबल हैं, टोटल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके अंदर आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे रखते हैं हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट रहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत सारे, आप अपने हिसाब से कोई एक भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, और उसका 2 पेपर होता है, जैसे कि ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, 250 मार्क का 500 मार्क का टोटल अवेलेबल रहता है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर, तो आप लोगों के लिए लैंग्वेज पेपर से कोई एक भी लैंग्वेज पेपर आप लोगों के लिए चूज करना है, जैसे कि उड़िया हो गया, असमीज हो गया, बंगाली हो गया, वो बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। दे दूंगा मैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग कोई एक से भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो कि कंपलसरी आता है, कंपलसरी पैटर्न में आता है, जैसे कि कंपलसरी लैंग्वेज और क्वालिफाइंग नेचर में आता है। ठीक है,
ये जो एसे होता है, एसे होता है इंग्लिश में लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। या फिर आपने जिस सब्जेक्ट आप अर्थात आप लोग जिस लैंग्वेज को चूज किए हैं उस लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका जो मेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड करते हैं, पर्सनल डिटेल्स अर्थात आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, वर्क, एजुकेशन, करंट अफेयर्स अर्थात इशू ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस ऑफ रिसेंट टाइम्स, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आता है करेंटली टेकिंग प्लेस इन द कंट्री और इन योर होम प्लेस, ठीक है। सिचुएशनल बेस्ड भी आता है, जैसे कि क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू असेस योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अवेलेबल आपका अंदर है या नहीं, उसको भी देखते हैं। ओपिनियन बेस्ड भी आता है, जैसे क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू टेस्ट योर एनालिटिकल स्किल्स एज वेल एज टू जज योर मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। इसके अंदर भी आता है इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो पहले आप लोग क्वालिफाई करना पड़ेगा, कैसे कैसे ना, पहले तो प्रीलिम, उसके बाद मेंस, उसके बाद आप लोगों के लिए इंटरव्यू रहता है। 3 स्टेज को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जॉब पा सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आईएएस का बनने के बाद आप लोगों का सैलरी कितना पड़ेगा ना, सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो आता है जूनियर स्केल में लेवल 10 56,100 का स्टार्टिंग सैलरी रहता है लेवल 10 में। सीनियर स्केल को जाएंगे तो 67,700 से लेकर 2 लाख तक रहता है, प्रमोशन हो जाता है 4 to 5 ईयर्स के अंदर। सिलेक्शन ग्रेड जो आता है उसके बाद फिर हायर पोजीशन आपको मिल जाता है, एसडीएम मिल जाता है। उसके बाद आप सुपर टाइम स्केल में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो यहाँ सैलरी बहुत बढ़ जाती है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक इंसेंटिव वगैरह मिलाकर आपको हो जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का जो फोटो है यहाँ पे लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क देकर रखा है। धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।